हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन को स्टार्ट किया था और ट्रांसलेशन में हमने इनिशिएशन जो आप इनिशिएशन जो है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें हमने अमीनो एसिड को लोड किया था ऑन दी टीआरएनए, जो आपका अमीनो एसिड को एट दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था इनिशिएशन, और इनिशिएशन में आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो आपका लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट है इनका असेंबली होता है अलॉन्ग विद द एमआरएनए एंड इनिशिएटर टीआरएनए, और यहाँ पे आपका फाइनली फॉर्म होता है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास आपका टीआरएनए है जिसने कैरी किया है एन फॉर्मिल मिथ्योनिन को। तो एन फॉर्मिल मिथ्योनिन जो है ये आपका इनिशिएशन अमीनो एसिड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपका 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका इनिशिएटर टीआरएनए के साथ आपका 50S जो लार्ज सब यूनिट है और 30S जो स्मॉल सब यूनिट है ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये आपका इनिशिएशन यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलोंगेशन को। तो इन केस ऑफ इलोंगेशन, अगर अपन इलोंगेशन की बात करते तो इलोंगेशन में आपके जितने भी अमीनो एसिड्स है वो 1 बाय 1 अपन उसको ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे आपका राइबोसोम जो है ये एमआरएनए का मैसेज को स्कैन करते जाएगा वैसे वैसे आपके टीआरएनए को रिक्रूट किया जाएगा, अमीनो एसिड को ऐड किया जाएगा। हमारे पास में जो फर्स्ट कोडॉन था दैट इज़ AUG, जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन था। तो हमने बोला था कि इनिशिएशन कोडॉन जो है ये इट इज़ प्रेजेंट ऑन द पी साइड। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन में AUG जो है तो इसमें अगर आपका GUG और UUG भी आता है आपका, ठीक है, और UUG जो है ये आपका रेयर है। तो इस केस में देखो कि जो आपके इनिशिएशन कोडॉन होते हैं प्रोकैरियोट्स में ये आपको 3 इनिशिएशन कोडॉन पाए जाते हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है आपके इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर तो उसमें ये 3 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा जाता है दैट इज़ AUG। ठीक है, तो अगर AUG को छोड़ के अगर आपके ये 2 में से कोई भी एक ऑप्शन आए, जैसे AUG आपके पास में है ही नहीं ऑप्शन में, सिर्फ GUG है, तो आपका करेक्ट आंसर GUG रहेगा। ठीक है, अब ये आपका इनिशिएशन कोडॉन जो है इट इज़ प्रेजेंट एट पी साइट। तो फर्स्ट जो हमारा इनिशिएटर कोडॉन होता है ये पी साइट में प्रेजेंट होता है, बट आपके बाकी के जितने भी कोडॉन्स आएंगे ये सारे कोडॉन जो है ये अभी आपके ए साइड में होने चाहिए। अगर आपकी ये ए साइड में है तो ही आप क्या कर सकते हो, अमीनोसाइल टीआरएनए को वहाँ पे रिक्रूट कर सकते हो। तो इलोंगेशन में हमारा ये फर्स्ट कोडॉन था जिसके ऊपर अपन ने ऐड कर दिया एन फॉर्मिल मिथ्योनिन को। ठीक है, तो एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, ठीक है, तो एन फॉर्मिल मिथ्योनिल टीआरएनए जो है ये आपका फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए होता है जो एन फॉर्मिल मिथ्योनिन को रिक्रूट करता है। अब आपका सेकेंड कोडॉन आएगा, सेकेंड कोडॉन के ऊपर कंडीशन आपके पास में ये वाली है। ठीक है, तो हमारे पास में ये राइबोसोम है, ये आपका एमआरएनए है, ये आपका टीआरएनए जिसने कैरी किया है किसको, आपके एन फॉर्मिल मिथ्योनिन।
ठीक है। आपका जो ए साइट है ये अभी वैकेंट है, तो जो ए साइट है ये वैकेंट है, ठीक है। और इनिशिएटर टीआरएनए जो है ये आपका प्रेजेंट है एट पी साइट, तो इट इज प्रेजेंट एट पी साइट, ठीक है। और जो आपका ई साइट है यहाँ पे आपका अभी भी एक भी टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ई साइट है, एग्जिट साइट, ठीक है। तो ये कंडीशन है और इसको लेके ही हमें अभी आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि आपका जो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, तो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा कि जो हमारा ए साइड है ये वैकेंट है, पी साइड पे इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले भी रिक्रूट होता है आपका इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर TU along with अमीनो असाइल TRNA। तो ये आपका अमीनो एसिड नेक्स्ट कोडॉन के हिसाब से, और ये इसके साथ में रहेगा आपका ये इलोंगेशन फैक्टर TU जो आपका प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, GTP फॉर्म में, ठीक है। ये अभी आपके रिक्रूट होंगे, अगर ये इनका रिक्रूटमेंट होता है तो कंडीशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आपका जो अमीनो असाइल TRNA है अलॉन्ग विद द इलोंगेशन फैक्टर TU GTP आपका ए साइट पे रिक्रूट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ए साइट है और ये हमारा पी साइट है और ये हमारा एग्जिट साइट है, ठीक है। ए साइड पे आपका अमीनो असाइल TRNA रिक्रूट होने के बाद यहाँ पे आपके फिडिलिटी होती है, चेक किया जाता है कि करेक्ट TRNA ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिडिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन एट राइबोसोम, ठीक है। तो फिडिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन एट राइबोसोम और ट्रांसलेशन मशीनरी जो है इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं। एक पहला करेक्ट पेयरिंग ऑफ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, ठीक है। अगर पेयरिंग अगर आपकी करेक्ट होती है तो उस केस में 16S राइबोसोमल RNA जो है इट फॉर्म एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एंटीकोडॉन, ठीक है।
तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टीआरएनए है और टीआरएनए के ऊपर आपके पास ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एंटी कोडॉन आपके पास में ट्रिपल ए है, क्योंकि कोडॉन आपके पास में ट्रिपल यू था, ठीक है। तो ये अपना ए साइट पे ए साइट के ऊपर आपका जो एमआरएनए का ट्रिपल यू कोडॉन है, ये आपका कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है किसके साथ में, आपके ट्रिपल ए एंटी कोडॉन के साथ में। ये हमारा टीआरएनए है, ठीक है। अब देखो कि अगर अपन एमआरएनए की बात करते तो एमआरएनए इंटरैक्ट कर रहा है विद दी 30th सब यूनिट, ठीक है। तो एमआरएनए जो है ये आपका इंटरैक्ट कर रहा है विद 30th सब यूनिट, क्योंकि इसके पास में होता है इंटरेक्शन के लिए 16S राइबोसोमल आरएनए। तो ये हमारा 16S राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। 16S राइबोसोमल आरएनए ऑफ 30S सब यूनिट, ठीक है। इसके पास में होता है ये डिकोडिंग सेंटर। जैसे अपन ने राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें अपने अलग अलग साइट लिखे थे, फैक्टर बाइंडिंग साइट, पेप्टाइडल साइट, उसके बाद में आपका डिकोडिंग सेंटर। तो डिकोडिंग सेंटर जो होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी 30th सब यूनिट, ठीक है। तो डिकोडिंग सेंटर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 16S सब यूनिट जो है इसके पास में क्या होता है, डिकोडिंग सेंटर होता है, ठीक है। तो डिकोडिंग सेंटर क्या है आपका, यही डिकोडिंग सेंटर है। अब अगर यहाँ पे करेक्ट अगर पेयरिंग हो रहा है, जैसे अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो करेक्ट पेयरिंग अगर होता है तो फर्स्ट 2 जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है इसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा 16S राइबोसोमल आरएनए के ये AA, ठीक है। तो ये जो आपके एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो आपके 16S राइबोसोमल आरएनए के ऊपर है सीक्वेंस में, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं किसके साथ में, आपके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ में। तो पहले जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स है एंटीकोडॉन्स के, इसके साथ में आपका जो डबल ए है 16S राइबोसोमल आरएनए का, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अगर पहले जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स है ये करेक्ट पेयरिंग अगर नहीं करते तो आपके ये जो AA है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब वो डिकोडिंग सेंटर उसको चेक कर रहा है पहले 2 न्यूक्लियोटाइड को। अब पहले 2 न्यूक्लियोटाइड को ही चेक क्यों करता है, क्योंकि जो आपका थर्ड न्यूक्लियोटाइड होता है या थर्ड पोजीशन होता है, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर होता है ओबल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ओबल काम करता है। तो ओबल पेयरिंग जो है ये आप इस ओबल पेयरिंग किस लिए की जाती है, क्योंकि हमारे पास में टीआरएनए का नंबर कम होता है। तो अगर आपके पास में 64 कोडॉन्स है जिसमें से 3 टर्मिनेशन कोडॉन है, 3 आपके नॉनसेंस कोडॉन है, तो आपका 64 में से बचे आपके पास में 61। तो 61 अगर आपके पास कोडॉन्स है तो 61 कोडॉन्स के लिए आपको 61 टीआरएनए की ज़रूरत पड़ती है, बट हमारे पास में उतने टीआरएनए नहीं होते। तो इसलिए हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कौन से पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर। और थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो बाइंडिंग के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पे ओबल काम करेगा। नंबर ऑफ कोडॉन्स के अगेंस्ट में आपके कम टीआरएनए भी काम कर सकते हैं। तो एक टीआरएनए को अगर अपने थर्ड पोजीशन पे फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंड कर सकता है, तो एक टीआरएनए ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पोजीशन फ्लेक्सिबिलिटी वो आपके 2 कोडॉन के साथ में क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर ओबल पेयरिंग काम करता है, ओबल हाइपोथेसिस काम करता है। इसलिए आपका जो चेकिंग है डिकोडिंग सेंटर है, ये डिकोडिंग सेंटर जो होता है ये चेक
कौन से बेस पेयर को करता है, पहले 2, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया करेक्ट पेयरिंग ऑफ कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, ठीक है। तो ये डिकोडिंग सेंटर का हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट। फैक्टर बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, तो फैक्टर बाइंडिंग साइट जो है ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि जैसे अपन ने बोला है कि टीआरएनए अगर करेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, तो टीआरएनए करेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में वो आपका स्टेबल हो जाएगा। अगर वो स्टेबल होता है तो उस केस में वो आपका इलोंगेशन फैक्टर को इंटरेक्ट करवाएगा किसके साथ, फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ। तो ये हमारे पास में फैक्टर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये आपका कोडॉन, ये आपका टीआरएनए। अगर पेयरिंग करेक्ट है, तीनों न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग कर रहे हैं, तो आपका एमआरएनए इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में फैक्टर इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा। बट अगर पहले एक न्यूक्लियोटाइड अगर आपका पेयर नहीं कर रहा है, बाद वाले 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर कर रहे हैं, तो आपका जो पेयरिंग है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि पहला न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग नहीं कर रहा है। अगर आप पहला 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग करो, बट लास्ट वाला आपका न्यूक्लियोटाइड जो है ये पेयर नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, टीआरएनए आपका इस एंगल में चला जाएगा, ठीक है। तो टीआरएनए आपका अगर करेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करता है तो ही वो पर्टिकुलर एंगल में होता है, जिसकी वजह से ये फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ आपका फैक्टर इंटरेक्ट कर सकता है। इस केस में फैक्टर आपका इधर चला जाएगा, फैक्टर बाइंडिंग साइट यहाँ पे है। इस केस में आपका फैक्टर इधर चला जाएगा, फैक्टर बाइंडिंग साइट इधर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका जो फर्स्ट फिडिलिटी के लिए जो मैकेनिज्म है, करेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए। करेक्ट पेयरिंग अगर होती है तो उसको डिकोडिंग सेंटर चेक करता है। ये पहला फिडिलिटी का मैकेनिज्म हो गया। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट रिस्पॉन्सिबल होता है फिडिलिटी के लिए, कि फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में अगर फैक्टर इंटरेक्ट करता है तो ही आप इलोंगेशन में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपका जो इलोंगेशन या ट्रांसलेशन है वहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। अब देखो कि ये आपका फैक्टर बाइंडिंग साइट का हो गया। जब तक फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में फैक्टर इंटरेक्ट नहीं करता आपका इलोंगेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो टीआरएनए है इसने पहले 2 स्टेज को क्लियर कर लिया है। पहला करेक्ट पेयरिंग, दूसरा क्या है आपका जो डिकोडिंग सेंटर था उसने उसको चेक किया, एक्स्ट्रा का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फॉर्म हो गया, मतलब आपका टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर स्टेबल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है कि नेक्स्ट फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में आपका फैक्टर इंटरेक्ट करता है, और फैक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है किसके साथ में, आपके जीटीपी के साथ में, ठीक है। तो ये जीटीपी के साथ में बाइंड है। अब जैसे ही फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में ये इंटरेक्ट करता है, इसकी जीटीपेज की एक्टिविटी ऑन हो जाती है, और जीटीपेज एक्टिविटी अगर इसकी ऑन होती है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जीटीपी जो है इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो जीटीपी का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो इस केस में आपका जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी प्लस पीआई, एंड फाइनली आपका जो इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीडीपी है ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीडीपी जो है ये आपका बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये जो इलोंगेशन फैक्टर टीयू है ये अपना जीडीपी को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट
अब जैसे ही आपका जीडीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ईएफ टीयू आपका जीडीपी फॉर्म में डिसोसिएट होता है, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे अभी काम करता है, दैट इज अकोमोडेशन। जो आपका नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है किसके लिए, आपके ट्रांसलेशन इलोंगेशन के फिडिलिटी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ईएफ टीयू जीडीपी फॉर्म में डिसोसिएट हुआ, एनर्जी आपकी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने के बाद में नेक्स्ट आपका जो टीआरएनए इस पोजीशन में था, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस कन्फॉर्मेशन। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आपके टीआरएनए की, तो टीआरएनए जो है ये सबसे पहले आपका अमीनो एसिड जो है ये इस कन्फॉर्मेशन में होता है, ठीक है ना। तो टीआरएनए आपका इस कन्फॉर्मेशन में है, मतलब ये आपके एंटीकोडॉन के साथ, ये आपके कोडॉन के साथ में आपका बाइंड हुआ है। अमीनो एसिड जो है ये आपका इस फेस पे है, और जैसे ही आपका एनर्जी रिलीज होता है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ईएफ टीयू आपका जीडी फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये खुद को ऐसे रोटेट कर लेता है। तो ये आपका अगर टीआरएनए खुद को अगर रोटेट करेगा तो कोडॉन एंड एंटीकोडॉन जो है इसके ऊपर आपका स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये रोटेट होता है, ये रोटेशन को बोला जाता है अकोमोडेशन, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि वो खुद को अकोमोडेट कर रहा है एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो कहाँ पे अकोमोडेट कर रहा है, तो यहाँ पे होता है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट के साथ में जब तक अमीनो एसिड इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो कैरिड आउट नहीं होगा। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या, टीआरएनए खुद को रोटेट करता है, और टीआरएनए अगर खुद को रोटेट कर रहा है तो इसके वजह से आपका जो कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका स्ट्रेस अगर डेवलप होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था कि ये आपका यू 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 है जो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, ए के साथ में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो आफ्टर अकोमोडेशन मतलब आफ्टर रोटेशन ये आपका डिसोसिएट नहीं होगा, तो नो डिसोसिएशन ऑफ टीआरएन। बट अगर फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग अगर नहीं हो रहा है तो फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में फैक्टर इंटरेक्ट नहीं करेगा। उसने सेकेंड स्टेज को भी क्लियर कर लिया। आपका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ये जी है, उसके बाद में ये ए है, ठीक है। ये अपना एंटीकोडॉन है जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं विद दी कोडॉन। तो ये हमारा कोडॉन है जिसको अपन 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कोडॉन के ऊपर, ठीक है, कि ये ट्रिपल यू कोडॉन है या जैसे अपन ने बोला कि
आपके पास में ये AUG ये कोडॉन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसके अगेंस्ट में एंटी कोडॉन कौन सा रहेगा, तो अपन कॉम्प्लीमेंटेशन करेंगे UAC। तो हम पढ़ते UAC इसका एंटी कोडॉन है, बट ऐसा नहीं है। इसका एंटी कोडॉन अपने को पढ़ना पड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, मतलब इसका एंटी कोडॉन पढ़ना पड़ेगा हमें CAU। समझ में आया क्या? तो इसका एंटी कोडॉन रहेगा CAU। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो हमारा एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन का पहला पोजीशन पे जो अपना कॉम्प्लीमेंटेशन अपन ने बताया, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, बट सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे कॉम्प्लीमेंटेशन है। इस केस में आपका पहला जो मैकेनिज्म होता है फिडेलिटी का, वो डिकोडिंग सेंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो पहला स्टेप जो है ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है फिडेलिटी के लिए। उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो अपन ने बोला था फैक्टर बाइंडिंग साइड के साथ में, तभी वो इंटरेक्ट करेगा जब ये तीनों के तीनों पोजीशन के ऊपर पेयरिंग होगा। बट आपका फर्स्ट पोजीशन पे पेयरिंग नहीं हो रहा, मतलब फैक्टर बाइंडिंग साइड के साथ में फैक्टर इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। बट चलो मान के चलते कि फैक्टर बाइंडिंग साइड के साथ में आपका जो फैक्टर है ये कैसे तो भी इंटरेक्ट कर गया। तो फैक्टर बाइंडिंग साइड के साथ में अगर आपका फैक्टर इंटरेक्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका नेक्स्ट स्टेप कैरिड आउट होगा कि जैसे ही जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपका टीआरएनए खुद को रोटेट करेगा, और रोटेट अगर करता है तो उस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा किसके ऊपर, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के बीच में ही फॉर्म हुआ है। तो इस केस में अपन अगर इनका इंटरेक्शन देखें तो ये इंटरेक्शन क्या है, आपका वीक है। और जैसे ही आप अकोमोडेशन करते हो तो उस केस में ये आपका टीआरएनए यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपका टीआरएनए जो है इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपके जो ये 3 मैकेनिज्म है किसके लिए, आपके फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन के लिए, ये आपके राइबोसोम के पास में होता है। मतलब ये सारे मैकेनिज्म ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ही अपन कैरिड आउट करते हैं। तो चलो ये आपका जो इंटरेक्शन था ये स्ट्रॉन्ग था। अकोमोडेशन में आपका जो टीआरएनए है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, और इसलिए आपका जो टीआरएनए है ये आपका रोटेट हुआ। अमीनो एसिड आपका अब इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, आपके पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट के साथ में, जो होता है किसके पास में, 23S राइबोसोमल आरएनए के पास में, ठीक है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी 23S राइबोसोमल आरएनए के पास में रहेगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो जैसे ही आपका ये इंटरेक्शन, जैसे ही आपका अकोमोडेशन होता है तो उस केस में हमारे पास ये आपका मिथ्योनिन है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो है आपका ये N फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है। तो ये हमारा फॉर्मिल ग्रुप, तो ये हमारा फॉर्मिल ग्रुप, ठीक है। और ये हमारा मिथ्योनिन जो नाइट्रोजन के साथ में ये लिंक है। तो N फॉर्मिल मिथ्योनिन जो है ये फर्स्ट आपका अमीनो एसिड है जो टीआरएनए के किसके साथ में लिंक है, 2 प्राइम और 3 प्राइम OH के साथ में, ठीक है। तो ये आपका राइबोज शुगर, ये आपका टीआरएनए का 3 प्राइम एंड के ऊपर A होता है जो अपन ने पढ़ा है ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टीआरएनए हो गया। सेकेंड टीआरएनए की अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंड टीआरएनए भी यहाँ पे रहेगा,
ठीक है, ये आपका सेकेंड टीआरएनए। ठीक है, इसका जो 3' एंड है इसके ऊपर आपके पास ये C++O, ठीक है, CH, ये आपका NH2 और ये आपका R ग्रुप। ठीक है, अब देखो कि कंडीशन क्या था आपका, पहले जो NH2 था ये इस साइड में था। ठीक है, जैसे ही अकोमोडेशन हुआ मतलब अपन ने इसको क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, तो जैसे ही रोटेट किया तो आपका जो NH2 है ये आ गया इस साइड में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो टीआरएनए जो है इसको जब अपन रोटेट करते, अकोमोडेट करते, तो NH2 जो होता है ये आपका किस साइड में आ जाता है, आपके P साइड में। NH2 अगर आपका P साइड में अगर आया तो इस केस में NH2 और C++O जो है इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो NH2 एंड C++O इसके बीच में अगर आपका इंटरेक्शन होता है तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड शेयर किया जाएगा किसके साथ में, N के साथ में, और उसके बाद आपका जो कार्बन का जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो एक बॉन्ड है ये अपन ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे किसके ऊपर, आपके सेकेंड नंबर का जो कार्बन है हमारा यहाँ पे, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड। ठीक है, तो जैसे अपन ने बोला था कि मिथ्योनिन जो होता है ये आपका क्लास 1 में होता है और ये आपका 2' OH के ऊपर अपन लोडिंग करते हैं। तो ये आपका C++O जो है इसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके ऊपर, आपके OH के ऊपर, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन आपका अभी बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ में, NH2 के साथ में, जैसे अपना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और फाइनली इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इस केस में आपका C डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है किसके साथ में, NH2 के साथ में। तो ये आपका NH ठीक है, तो ये हमारा टीआरएनए है। ठीक है, और ये जो आपका टीआरएनए है ये A साइड पे था, ये आपका P साइड पे था। अब P साइड वाला जो टीआरएनए है, जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इसका अमीनो एसिड अपन ने ट्रांसफ़र किया किसके ऊपर, आपके A साइट वाले टीआरएनए के ऊपर। तो A साइट वाला जो टीआरएनए रहेगा उसके अमीनो एसिड के साथ में यहाँ पे आपके फर्स्ट अमीनो एसिड ने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है,
तो ये आपका ये नाइट्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो इन दिस वे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है इसके प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया। अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है आपकी ये आपका लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये आपका स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद P साइट वाला tRNA, ये आपका A साइट वाला tRNA, ठीक है, जिसके ऊपर ये आपका अमीनो एसिड, ठीक है, और ये आपका दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका mRNA। अब इस केस में आपका जो P साइड है यहाँ पे जो tRNA ये अनलोडेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर अभी आपका एंटर करता है दैट इज इलोंगेशन फैक्टर G, जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, GTP के साथ में। इलोंगेशन फैक्टर G GTP जो है ये ऐड होगा, ये ऐड होने के बाद में ये आपका इंटरेक्ट करता है किसके साथ, आपके tRNA के साथ। tRNA के साथ में ये इंटरेक्ट करेगा और जैसे ही tRNA के साथ में इंटरेक्ट करता है तो ये आपका बाइंड हो जाता है विद द फैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो अगर हम इसका एडिशन पढ़ते तो आपका इलोंगेशन फैक्टर G जो है ये फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में इंटरेक्ट करेगा। फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद में फिर से वही कंडीशन, GTP इज़ कन्वर्टेड इनटू GDP प्लस PI, लार्ज अमाउंट में आपका एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी को ये यूज़ करेगा फॉर द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है ये कौन करेगा, आपका इलोंगेशन फैक्टर G GTP में, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन में आपने क्या किया, जो भी आपका mRNA था उसको 1 कोडॉन शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर G जिसको अपन ट्रांसलोकेज बोलते हैं, ठीक है, ये आपका इलोंगेशन फैक्टर G जो ट्रांसलोकेज है ये क्या करेगा, mRNA जो है इसको 1 कोडॉन शिफ्ट करता है, मतलब mRNA को ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो mRNA को अगर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट कोडॉन जो है ये नेक्स्ट कोडॉन यहाँ पे था, ठीक है। तो नेक्स्ट कोडॉन आ जाएगा आपका कहाँ पे, A साइड पे। जो A साइड वाला जो tRNA था वो एंटर करेगा आपके कौन से साइड पे, P साइड पे, और P साइड वाला जो है वो एंटर करेगा आपके E साइड पे। तो ये P साइड वाला अनलोडेड tRNA E साइड पे आ गया, जो आपका A साइड वाला जो tRNA था वो आ गया आपका कहाँ पे, आपके P साइड में, और A साइड जो है ये आपकी फिर से वैकेंट हो गई, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ट्रांसलोकेशन है ये करता है कौन, आपका इलोंगेशन फैक्टर G, ठीक है। और इलोंगेशन फैक्टर G जो है ये ट्रांसलोकेशन करने के बाद ये आपका यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। तो इलोंगेशन फैक्टर G जैसे ही एनर्जी हाइड्रोलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ GDP प्लस PI, तो आपका एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द शिफ्टिंग ऑफ mRNA
mRNA का 1 कोडॉन शिफ्टिंग करने के बाद में इलोंगेशन फैक्टर GGDP जो है इसकी एफिनिटी कम हो जाती है, वो वहाँ से आपका डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इलोंगेशन फैक्टर GGDP जो है यहाँ से डिसोसिएट हो गया। नेक्स्ट अभी फिर से आपका जो ए साइट है ये वैकेंट हो गया, पी साइड पे पेप्टाइडल टीआरएनए जिसके ऊपर पेप्टाइड प्रेजेंट है, ये आपका डाइपेप्टाइड अभी प्रेजेंट है, और ई साइड जो है यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, अनलोडेड टीआरएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर से क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में EFTU-GTP जो है ये आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए को लेके आएगा, ठीक है। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए को लेके आएगा, नया अमीनो एसिड को ऐड करेगा। उसके बाद में आपका फिर से सेम करेक्ट पेयरिंग, उसके बाद में आपका डिकोडिंग सेंटर चेक करेगा, उसके बाद में फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में इलोंगेशन फैक्टर TU-GTP इंटरेक्ट करेगा, GTP का हाइड्रोलिसिस होगा, और उसके बाद में आपका EFTU-GDP जो है डिसोसिएट हो जाएगा, अकोमोडेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर से आएगा आपका ट्रांसलोकेज, ठीक है। तो ये स्टेप जो है ये बार बार आपकी रिपीट होती है। ये आपका एडिशन होने के बाद EFTU-GDP बाहर निकल जाएगा और इंटर करेगा इलोंगेशन फैक्टर GTP ट्रांसलोकेशन करने के लिए, एंड फाइनली ट्रांसलोकेशन होगा। तो ट्रांसलोकेशन में अभी क्या होगा, इस केस में अभी अगर ट्रांसलोकेशन होता है तो अनलोडेड टीआरएनए जो है पी साइड वाला वो आपका आ जाएगा ई साइड में, और ई साइड में जो आपका टीआरएनए था वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ए साइड पे जो अपन ने पेप्टाइड को ट्रांसफ़र किया था वो पेप्टाइड जो है ये आपका ये पेप्टाइड उसी सीक्वेंस में आपका सिंथेसाइज हो रहा है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड जिसका ये एन टर्मिनल एंड है, और ये आपका थर्ड अमीनो एसिड जिसके पास में होता है सी टर्मिनल एंड। इसलिए अपन बोलते हैं कि पेप्टाइड जो है इसको अपन सिंथेसिस करते हैं कौन से डायरेक्शन में, एन टू सी डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ए साइड है ये फिर से वैकेंट हो गया, और आपका पी और ई साइड जो है यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट है, पी साइड पे पेप्टाइडल टीआरएनए प्रेजेंट है, और ई साइड पे आपका अनलोडेड टीआरएनए प्रेजेंट है। ये जो आपकी रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली बार बार होंगी यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे आपको ये आपको फाइनली इस तरीके का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ट्रांसलेशन इलोंगेशन है ये तब तक चलता है जब तक आपके पास में नए नए कोडॉन जो है ये ए साइड पे एंटर करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टर्मिनेशन, तो जैसे अपन ने बोला है टर्मिनेशन जो है ये कब होगा, जब आपके पास में टर्मिनेशन कोडॉन आएगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन कोडॉन जो है टर्मिनेशन कोडॉन हमारे पास में होता है UAG, UGA एंड UAA। इसको बोला जाता है अंबर, इसको बोला जाता है ओपल, और इसको बोला जाता है ओक्रे, ठीक है। इसको भी कभी कभी अंबर बोला जाता है, बट यहाँ पे अंबर का जो स्पेलिंग है ये U से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला जो कोडॉन है ये UAG जिसको अंबर
यूजीए को ओपल और यूएए को ओक्रे बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ये जो आपके टर्मिनेशन कोडॉन्स है, इसके अगेंस्ट में हमारे पास में एक भी टीआरएनए नहीं है, एक भी टीआरएनए नहीं है, इसलिए इनको टर्मिनेशन कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन बोला जाता है। ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन मतलब इसके पास में किसी भी अमीनो एसिड के लिए सेंस नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये अपना हो गया नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, ये जो आपके टर्मिनेशन कोडॉन है, ये अगर आपके ए साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपका टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लगेगा रिलीजिंग फैक्टर। तो हमारे पास में ये रिलीजिंग फैक्टर है। रिलीजिंग फैक्टर जो है ये आपके RF1 जो रिकॉग्नाइज करता है UAG एंड UAA को, रिलीजिंग फैक्टर 2 जो रिकॉग्नाइज करता है UGA एंड UAA को, ये दोनों भी जो है ये क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर है। तो रिलीजिंग फैक्टर 3 जो होता है ये हेल्प करता है आपके रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 को फॉर द डिसोसिएशन। ठीक है, तो क्लास 2 जो है इसमें आपका है रिलीजिंग फैक्टर 3 जो सिर्फ रीजनरेशन के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बट ये कोई भी आपके टर्मिनेशन कोडॉन के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता। तो ये आपको 2 मार्क के लिए याद रखना है कि रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये टीआरएनए जो आपका पी साइड पे है, ये आपका ई साइड पे है। ठीक है, और जो आपका ए साइड वैकेंट हुआ था आफ्टर ट्रांसलोकेशन, तो यहाँ पे आ गया आपका टर्मिनेशन कोडॉन, दैट इज UAG। ठीक है, तो UAG अगर है तो अभी आपका आएगा रिलीजिंग फैक्टर 1। यहाँ पे अगर UGA होता तो आता रिलीजिंग फैक्टर 2। ठीक है, बट UAA की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ ये आपके अमीनो एसिड एन टर्मिनल पे आपका N फॉर्मिल मिथ्योनिन, और ये अपन ने सेकेंड अमीनो एसिड को ऐड किया था उसी सीक्वेंस में ये आपके प्रेजेंट, तो ये आपका अभी भी NH3 है। ठीक है ना, तो ये N टर्मिनेंट जो है ये आपका N फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला होता है, और बाकी फिर आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ऐड कर सकते हो। टर्मिनेशन कोडॉन जैसे आएगा तो यहाँ पे आपका रिक्रूट होता है रिलीजिंग फैक्टर 1, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बाइंड हो जाएगा रिलीजिंग फैक्टर 1। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर जो होता है इसके पास में सीक्वेंस होता है जिसको बोला जाता है SPF। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये बना होता है किससे? आपके अमीनो एसिड से। तो S मतलब सीरिन, P मतलब प्रोलीन, F मतलब फिनिलैलानाइन। ठीक है, तो सीरिन, प्रोलीन एंड फिनिलैलानाइन ये आपके 3 अमीनो एसिड से ये आपका सीक्वेंस बना होता है जो इंटरैक्ट करता है किसके साथ में? कोडॉन के साथ में। तो इट रिसेंबल विथ एंटीकोडॉन, तो ये एंटीकोडॉन की तरह काम करेगा और आपके टर्मिनेशन कोडॉन जो है इसके साथ में इंटरैक्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके ये दूसरा सीक्वेंस होता है। ठीक है,
जी जी क्यू, ठीक है। जी मतलब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड क्यू का मतलब होता है अस्पारजिन, सॉरी, क्यू का मतलब होता है ग्लूटामिन। ठीक है, तो जो आपका जी जी क्यू सीक्वेंस है, ये इसका फंक्शन होता है कि ये आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को ऑन करता है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ये ऑन करेगा। तो आपके पास में जो रिलीजिंग फैक्टर है, ये आपका रिलीजिंग फैक्टर 1 हो या 2 हो, आपके पास ये SPF सीक्वेंस है जिसका काम होता है कि ये एंटीकोडॉन की तरह रिसेंबल करता है और आपके टर्मिनेशन कोडॉन के साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा। दूसरा है आपका ये GGQ, और ये आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ऑन करता है। ठीक है, अब ये जो आपका रिलीजिंग फैक्टर 1 है, इट इज़ रिसेंबल विद द अमीनोसाइल TRNA। ठीक है, तो जो रिलीजिंग फैक्टर 1 या 2 है, इट रिसेंबल विद द अमीनोसाइल TRNA। अब जैसे ही ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो GGQ है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को क्या करेगा, ऑन करेगा। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी अगर ऑन होती है तो नेक्स्ट इसमें आपका पेप्टाइड जो है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपके पास में ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जिसके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि GGQ जो है ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, बॉन्ड अगर ब्रेक होता है आपका, तो इस केस में आपके पास में नया बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अमीनो ग्रुप होना चाहिए। बट ये सिर्फ आपके अमीनोसाइल TRNA की तरह रिसेंबल कर रहा है, कोई भी TRNA को यहाँ पे कैरी नहीं, कोई भी अमीनो एसिड को यहाँ पे कैरी नहीं कर रहा। तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ वाटर। आपका यहाँ पे जो पेप्टाइड चेन है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेप्टाइड चेन बाहर निकल गया। ठीक है, तो पेप्टाइड चेन आपका ये बाहर निकल गया। उसके बाद में नेक्स्ट पेप्टाइड चेन बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट फैक्टर रिक्रूट होता है, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर 3 GDP। ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर 3 आपका GDP फॉर्म में रिक्रूट हुआ। ये आपका रिलीजिंग फैक्टर 3 GDP फॉर्म ये आपका रिक्रूट हो गया। ठीक है, ये रिक्रूट आपका GDP फॉर्म में ही होता है। इसका रीज़न क्या है कि आपका रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है इसकी एफिनिटी राइबोसोम के लिए GDP फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो इसकी एफिनिटी जो रहेगी ये GDP फॉर्म में ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए GDP फॉर्म में पहले रिक्रूट होता है। GDP फॉर्म में रिक्रूट होने के बाद में जो आपका GTP है ये आपके GDP को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब आपका रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास में रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये अब आ गया GTP फॉर्म में। GTP फॉर्म में जैसे ही आता है तो इसकी एफिनिटी
पहले जो है ये एफिनिटी ज़्यादा थी जीडीपी फॉर्म में, किसके लिए? रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 के लिए, ठीक है। अब आपकी एफिनिटी जो है ये किसके लिए हाई होती है? तो ये होती है आपके राइबोसोम के लिए, ठीक है। तो राइबोसोम के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, बट आपका जो रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 है इसके लिए एफिनिटी आपकी कम हो गई है। इसके लिए अगर एफिनिटी कम होती है तो आपका रिलीजिंग फैक्टर जो 1 और 2, यहाँ पे अपन ने 1 पढ़ा था, तो रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिसोसिएट होने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा? जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस अगर होता है तो जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी प्लस पीआई, और अभी आपका जो रिलीजिंग फैक्टर 3 है ये भी आपका जीडीपी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो रिलीजिंग फैक्टर 3 है ये जीडीपी फॉर्म में बाहर निकल गया। बट हमारे पास में राइबोसोम की अगर अपन बात करते तो राइबोसोम अभी भी आपका ये वाले फॉर्म में है, ठीक है। सिर्फ अपन ने पेप्टाइड चेन को रिमूव किया है, आपने ना ही एमआरएनए को डिसोसिएट किया है ना ही टीआरएनए को डिसोसिएट किया है। तो नेक्स्ट आता है आपका राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर रिक्रूट होगा, उसके बाद में आपका आएगा इलॉन्गेशन फैक्टर जी जीटीपी, ठीक है। इलॉन्गेशन फैक्टर जी जीटीपी फॉर्म अगर आता है तो ट्रांसलोकेशन होगा, ये दोनों आपके बाइंड हो जाएंगे आपके ए साइड के साथ में। ए साइड के साथ में बाइंड होने के बाद बोथ आर बाइंड एट ए साइट, और ए साइड के साथ में अगर ये बाइंड होते हैं तो ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन अगर होता है तो आपके दोनों टीआरएनए जो है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। दोनों टीआरएनए आपके बाहर निकल गए, उसके बाद में आपका जो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है ये एमआरएनए ठीक है, राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर तो ये आपका 2 टीआरएनए बाहर निकल गए। उसके बाद में ये आपका इलॉन्गेशन फैक्टर जी जो है ये जीडीपी फॉर्म में बाहर निकल गया। अब हमारे पास में क्या बचा है? सिर्फ ये आपका राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर RRF, ठीक है। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर बचा है, एमआरएनए बचा है और आपका राइबोसोम बचा है, ठीक है। इसमें अभी आपका रिक्रूट होगा इनिशिएशन फैक्टर 3, और इनिशिएशन फैक्टर 3 अगर आपका रिक्रूट होता है तो 50S सब यूनिट आपका अलग हो जाएगा, एमआरएनए आपका डिसोसिएट हो जाएगा और राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा, और हमारे पास में सिर्फ बच जाएगा 30S जिसके साथ में आपका ये बाइंड है कौन? इनिशिएशन फैक्टर 3। क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है इसका काम ही क्या होता है? आपके 30S के ई साइड के साथ में बाइंड होना, ठीक है। 30S के ई साइड के साथ में ये बाइंड होगा और ई साइड के साथ में बाइंड होने के बाद ये आपके 50S को वहाँ पे रिक्रूट नहीं होने देता, ठीक है ना। तो ये आपका राइबोसोम का रिसाइकलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पेप्टाइड आपका बाहर निकल गया, बट राइबोसोम का आपको रिसाइकलिंग करना है। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग जो है इसमें आप राइबोसोम के सारे सब यूनिट को डिसोसिएट करते हो, एमआरएनए को डिसोसिएट करते हो, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर की।
ठीक है। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर अलॉन्ग विद द इलॉन्गेशन फैक्टर जीटीपी, ये आपके ए साइड के साथ बाइंड होते हैं और उसके बाद में ट्रांसलोकेशन होता है। तो इलॉन्गेशन फैक्टर जी जो है ये जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है, जीडीपी प्लस पीआई में एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको अपन यूज़ करेंगे किसके लिए, एमआरएनए को शिफ्ट करने के लिए। एमआरएनए शिफ्ट जैसे होता है तो अनलोडेड टीआरएनए आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर जी जीडीपी फॉर्म में जो है वो भी डिसोसिएट हो गया। अब आपके पास में सिर्फ बचा है राइबोसोम, एमआरएनए एंड राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। तो ये इनको अगर डिसोसिएट करना है तो उसके लिए हमें फाइनली रिक्रूट करना पड़ता है किसको, आपके इनिशिएशन फैक्टर 3 को। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 3 रिक्रूट होगा और फाइनली अभी आपके सारा ट्रांसलेशन मशीनरी जो है डिसअसेंबल्ड हो जाएगा। तो इन दिस वे आपका जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है इनका प्रोसीजर सेम होता है, मैकेनिज्म सेम होता है, सिर्फ जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़े उनके नाम चेंज हो जाएंगे बट एक्टिविटी उनकी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।